जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों लेकर आया हूं मैं एक और शानदार क्लास आपके लिए और शानदार क्लास की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन नेवल बेस विल होस्ट द कमिश्निंग ऑफ उदयगिरी एंड हिमगिरी, यानी उदयगिरी हिमगिरी का जलावतरण किस भारतीय नौसैनिक अड्डे पर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए सवाल जब भी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन में यहां पे आप लोग देखेंगे कि दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक है उदयगिरी और एक है नीलगिरी, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले देखते हैं उदयगिरी और हिमगिरी क्या है, नॉट नीलगिरी, हिमगिरी, ठीक है बच्चे। तो उदयगिरी और हिमगिरी के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, उदयगिरी और हिमगिरी, ये आईएनएस हैं। आईएनएस का मतलब क्या होता है, ठीक है, आईएनएस का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल, इंडियन नेवल, ठीक है, शिप, इंडियन नेवल शिप को हम लोग क्या बोलते हैं, आईएनएस, ठीक है बच्चे, आईएनएस। यानी ये एक तरीके के शिप्स हैं जो कि इंडियन नेवी को दिया जा रहा है, ठीक है बच्चे। चल देखते हैं, अब ये शिप्स का नाम क्या है, दो शिप्स होंगी, उदयगिरी और क्या नाम है इनका, उदयगिरी, उदयगिरी और उदयगिरी और हिमगिरी, ये बात याद रखना, ठीक है बच्चे, उदयगिरी और हिमगिरी। ये दो शिप्स दी जा रही हैं किसको, हमारी इंडियन नेवी को दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस देखिए, जब जब भी कोई शिप बनाई जाती है, इंडियन नेवी को दी जाती है ना, तो उसको ना जब जमीन में पानी में उतारा जाता है तो उसको कमीशनिंग कहते हैं कि हाँ भैया चलो अब इस शिप को पानी में उतार दिया गया, ये काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, ये युद्ध करने के लिए तैयार है, तो उसको हम कमीशनिंग बोलते हैं। तो क्या सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा इंडियन नेवल बेस पे, कौन से इंडियन नेवल बेस पे उदयगिरी और हिमगिरी को कमीशन किया गया है, कमीशनिंग हुई है इनकी, ठीक है बच्चे, ये आपका सवाल है। तो देखिए, उदयगिरी और हिमगिरी दो नेवल शिप्स हैं जिनको विशाखापट्टनम नेवल बेस में कमीशन किया गया है, विशाखापट्टनम नेवल बेस में कमीशन किया गया, याद रखना, ठीक है। और उदयगिरी हिमगिरी तो आप लोग याद रखोगे ही रखोगे, क्लियर पॉइंट। अब बात करते हैं कि सर ये उदयगिरी हिमगिरी किस तरीके के शिप्स हैं, तो याद रखिएगा ये फ्रिगेट, ठीक है, ये फ्रिगेट बोलते हैं, ठीक है, फ्रिगेट या स्टील्थ फ्रिगेट के नाम से इनको जानते हैं। ये किस तरीके के शिप्स हैं, स्टील्थ, स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है, स्टील्थ फ्रिगेट ये शिप्स हैं। अब स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब क्या होता है, स्टील्थ का मतलब क्या होता है, जो दुश्मन की रडार में नहीं आए, ठीक है, क्या, जो दुश्मन की रडार में ना आए, ठीक है, रडार में ना आए, यानी चोरी चोरी चुपके चुपके उसके एरिया में चला जाए और वापस भी आ जाए, रडार में नहीं आता है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, स्टील्थ। फ्रिगेट का मतलब वॉरशिप, युद्ध वाली, फ्रिगेट का मतलब क्या है, वॉरशिप यानी कि युद्ध वाली, ठीक है। तो ये जो शिप्स हैं उदयगिरी और हिमगिरी वॉर शिप्स हैं, युद्ध में युद्ध करने वाले शिप्स हैं, और इसकी खास बात क्या है, स्टील्थ है। ये स्टील्थ का मतलब जो दुश्मन की रडार में नहीं आने वाला है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि सर उदयगिरी हिमगिरी को किसने बनाया है, ये बात याद रखना, मतलब कोई तो ऐसी कंपनी होगी ना जो बनाई होगी, तो कंपनियों के नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जब उदयगिरी की मैं बात करूंगा ना, यहाँ पे मैं उदयगिरी की बात करूंगा, तो उदयगिरी किसने बनाया है, याद रख लेना, मेजगांव डॉकयार्ड, ठीक है, मेजगांव, ठीक है, मेजगांव, मेजगांव, ठीक है, डॉक यार्ड, ठीक है, डॉक यार्ड, याद रखना, ये मुंबई की कंपनी है, इसने बनाया है, ये मुंबई की कंपनी है, इसने बनाया उदयगिरी, ठीक है। और हिमगिरी किसने बनाया है, हिमगिरी किसने बनाया है, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो गार्डन शिप इंजीनियरिंग शिप बिल्डर्स, ठीक है, GREB, ठीक है, यानी गार्डन रिच इंजीनियरिंग शिप बिल्डर्स, ये इनका नाम है, ये आपको मिलेगा कोलकाता में, ठीक है बच्चे, ये आपको मिलेगा कोलकाता में, ठीक है, इन्होंने ये बात बनाई है, क्लियर पॉइंट। ये सारी सारी चीजें आप लोग देखोगे, ठीक है। GRES, सॉरी GRES है ये, ठीक है, नॉट बी, GRES, ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ पे क्या क्या नाम याद रखने वाले हैं कि किन किन दो शिप्स को कमीशन किया गया है, उदयगिरी और हिमगिरी, ये बात आप याद रखना। कहाँ से किया गया है, विशाखापट्टनम से किया गया है, और ये किस तरीके की हैं, तो स्टील्थ फ्रिगेट हैं, ये बात याद रखेंगे। किन किन कंपनियों ने बनाया है तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी विल चेयर कमिटी टू कॉमेमोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे
3 कमेटियां बनाई जाएंगी, उनको लीड करेंगे। वो 3 कमेटियां कौन सी हैं याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किन नेताओं की स्मृति में समितियों की अध्यक्षता करेंगे। यानी कि यहाँ पे कुछ नेता हैं, कुछ लीडर्स हैं जिनकी याद में, जिनको याद करने के लिए 3 समितियां बनाई जा रही हैं, 3 कमेटियां बनाई जा रही हैं, ठीक है। उन कमेटियों को लीडर कौन होंगे, पीएम नरेंद्र मोदी। तो उन कमेटियां, वो कमेटियां किन लीडर्स के नाम पे बनाई जा रही हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। याद रखिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा। दूसरा ऑप्शन आता है अटल बिहारी एंड वाजपेयी ओनली। अटल पटेल जी हैं, मुंडा, बिरसा मुंडा और वाजपेयी, ऑल 3, ठीक है, एंड नन ऑफ दीज। तो याद रखिए 2025 का साल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, पीएम नरेंद्र मोदी 3 कमेटियां बनाएंगे, ठीक है, 3 कमेटी यहां पे बनाएंगे, ठीक है, याद रखें। और तीनों कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, यही होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, यही होंगे। और ये कमेटियां क्यों बनाई जाएंगी, क्योंकि हमारे देश के लिए जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, भारत के जो रत्न कहे जाने वाले लोग हैं, उनकी याद में हम कुछ ऐसा करें कि आने वाली जनरेशन उनको भूल ना पाए। तो उनके जन्म दिवस के दिन ये सारे के सारे फंक्शन किए जाएंगे, सारे के सारे अवेयरनेस फैलाई जाएगी उन लोगों के बारे में। अब कैसे प्रोग्राम किए जाएंगे, अलग अलग शहरों में, जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वहां पे प्रोग्राम किया जाएगा, दिल्ली में प्रोग्राम किया जाएगा, और इन सब की प्लानिंग के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। तो वो कौन से 3 महान पुरुष हैं, उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पटेल जी हैं, ठीक है, मुंडा जी हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। पटेल का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी हैं, बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी। ये 3 महान पुरुषों के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए 3 कमेटियां बनाई गई हैं, और उन 3 कमेटियों के हेड कौन करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, पटेल जी की बात करते हैं, तो 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म दिवस है। तो 31 अक्टूबर को ही हम लोग भारत में सेलिब्रेट करेंगे। गुजरात में एक तरफ हो रहा होगा, याद रखिएगा, और एक तरफ हो रहा होगा दिल्ली में। और ये पूरी टीवी पे दिखाया जाएगा, अखबारों में बताया जाएगा, मैगजीन्स में बताया जाएगा। यानी अटल जी के, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की व्याख्या की जाएगी, गुणों का बखान किया जाएगा, हमारी आने वाली जनरेशन को बताया जाएगा इस माध्यम से, ठीक है। दूसरे बिरसा मुंडा जी की बात कर लेते हैं, तो 15 नवंबर 1875 में ही इनका भी जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लेते हैं, तो 25 दिसंबर 1925 को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इनका जन्म दिवस मनाया जाएगा, ठीक है बच्चे। तो याद रखना ये कौन है, हमारे पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहते हैं, सरदार पटेल जी हैं, ठीक है। और ये बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा, याद रखें, बिरसा मुंडा कहाँ से भाई साहब, झारखंड से, ठीक है, आदिवासी नेता है बिरसा मुंडा, झारखंड से हैं, याद रखना, झारखंड से है, नहीं मतलब थे, झारखंड से आदिवासी मुंडा, और ये बिरसा मुंडा, और ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ठीक है, अटल बिहारी जी की बात करें। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ये तीनों का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसी के लिए कमेटी बनाई गई है, और वो कमेटी को चेयर कौन करने वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट या बड़ा कदम कह सकते हैं हमारी सरकार के द्वारा, क्योंकि हमारी आने वाले जनरेशन को पता होना ही चाहिए इन सब के बारे में, ठीक है बच्चे। चलिए इस तरीके के सवालों के बारे में आपको सिर्फ अभी नाम याद रखना है, क्योंकि कमेटी का नाम क्या रखा जाएगा, कमेटी कैसे कैसे काम करेगी, ये सब अभी नहीं बताया गया। बस इतना बताया गया है यहाँ पे कि भाई साहब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जैसे बिरसा मुंडा झारखंड में है, तो झारखंड में भी एक प्रोग्राम चल रहा है, झारखंड में भी एक प्रोग्राम चल रहा है बिरसा मुंडा के नाम से, ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम से। और यहाँ पे दिल्ली में भी एक प्रोग्राम चल रहा है बिरसा मुंडा के नाम से, जिसको पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और इन दिनों एक डेट डिसाइड की जाएगी, मतलब ये मीटिंग में डेट डिसाइड की जाएगी, कमीटिंग में डेट डिसाइड की जाएगी कि कैसा एक हम लोग कॉमन दिन डिसाइड करते हैं, जिस दिन हम सारे के सारे महान नेताओं को, सारे के सारे महान लीडर्स को, सारे के सारे महान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उसी दिन हम लोग याद करें। क्लियर है पॉइंट। तो 3 नाम आप याद रखनेगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोहम टू सपोर्ट टोल प्लाजा एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की सहायता के लिए किस संगठन ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। अब देखिए टोल प्लाजा आप लोग जानते हो, हम लोग जब हाईवे से गुजरते हैं तो हमारी गाड़ियों को रोका जाता है, फिर हम कुछ पेमेंट देते हैं,
टैक्स पे करते हैं, उसको टोल टैक्स कहते हैं, फिर हमारी गाड़ियां जाती हैं, है ना। तो उनके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने कदम उठाया है, याद रखना, ठीक है। तो ये NHAI ने उठाया भाई साहब, ठीक है। प्रोजेक्ट कौन सा है, आरोहन, प्रोजेक्ट आरोहन जो है, ठीक है, NHAI ने शुरू किया है, ठीक है। आरोहन, प्रोजेक्ट आरोहन जो है किसने शुरू किया है, ठीक है, NHAI ने शुरू किया है, NHAI ने शुरू किया है, ठीक है बच्चे। अब ये NHAI का मतलब क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या नाम है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या करती है, पूरे भारत में रोड बनाती है, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था, तो ये 1988 में इसको बनाया गया था, ताकि पूरे भारत में रोड का जाल जंजाल बिछाया जा सके, लोगों को सुविधाएं हो सके। तो ये NHAI ने ही शुरू किया है, कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, जो टोल टैक्स, जो टोल प्लाजा जो होता है, वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले क्या किया जाएगा, 500 ऐसे बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे मेरिट बेसिस पे, 500 ऐसे बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे मेरिट बेसिस पे, ठीक है। याद रखना 500 को कितना दिया जाएगा, यहाँ पे 12,000 रुपये, 12,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, याद रखना, ठीक है। ये 500 बच्चों को 12,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। ये 11th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, उन पैसों से, यानी जो 11 से लेकर के ग्रेजुएशन में काम पढ़ाई कर रहा है उसको 500 ऐसे स्टूडेंट्स को 12,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। सर पढ़ाई वहीं पे रुक जाएगी क्या, नहीं, उसके बाद भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको 50,000 दिया जाएगा, 50,000 दिया जाएगा, याद रखना, 50,000 दिया जाएगा पर ईयर, ठीक है, यानी पर ईयर दिया जाएगा, पर ईयर दिया जाएगा, ठीक है। और ये कब तक, किस कोर्स के लिए दिया जाएगा, तो पीजी के लिए दिया जाएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो भी कोर्सेज है ना उनके लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर NHAI तो एक गवर्नमेंट का बॉडी कह लो या एक डिपार्टमेंट कह लो, ठीक है, नो डाउट इंडिपेंडेंट है, बट है तो गवर्नमेंट की ही ना। तो ये टोल प्लाजा तो हमारे प्राइवेट होते हैं, तो एक गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट टोल प्लाजा वालों के लिए ऐसा क्यों करेगा, तो देखिए नो डाउट टोल प्लाजा प्राइवेट वाले होते हैं, उनको ठेका दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, लेकिन एक बात ये भी है कि जितने भी रोड से जुड़ी चीजें हैं वो सब NHAI के अंडर में ही तो आती है ना। तो NHAI क्या कर रहा है, प्रोत्साहन देना चाहता है, NHAI बात करना चाहता है वहाँ के लोकल लोगों से, उनको सपोर्ट करना चाहता है, ताकि टोल प्लाजा पे काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल और बढ़े और वो और अच्छे से काम करें, उनको भी सम्मान मिले, उनको भी भविष्य के लिए सुरक्षा मिले कि हाँ भैया हमारे बच्चों के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सरकार कर रही है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो ये तो था आरोगम, जो आपका आरोहण जो आपका प्रोजेक्ट था, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं बाकी सारे ऑप्शंस में, तो ये आपने देख ही लिया, ठीक है, ये आपका NHAI करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग जो है बच्चे, ये भी आप बात कर लें, नीति आयोग को हम लोग 1 जनवरी 2015 को हम लोगों ने नीति आयोग शुरू किया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, नीति आयोग का मतलब क्या होता है, याद रखना, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, नेशनल मैं लिख ही देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखना, इंडिया ये फुल फॉर्म होता है। कब शुरू किया गया था, याद रखना, 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। दूसरा आता है यहाँ पे IRDAI, ठीक है, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चे। ये कब बनाया गया था, तो 1999 में बनाया गया था, 1999 में भी बनाया गया था। बात कर लेते UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका आधार कार्ड बनाता है। इसकी बात करें तो ये बनाया गया था हमारा भाई, ठीक है, 2016 में, मतलब इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करवाया गया था। वैसे 2009 की ही बात है ये, ठीक है, जैसे 2009 ही लिखो आप, ठीक है, ये 2009 में ही बना दिया गया था, लेकिन प्रॉपर अच्छे से इसको मान्यता दी गई थी 2016 में, तो हम लोग 2009 की ही बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, जो कि आप लोग नोट कर लें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025। ठीक है, देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, इस साल। तो उसकी थीम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे, अब देखिए नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाते हैं हम लोग? खेलों को अवेयर करवाते हैं, मतलब हम लोग खेल कूद के क्षेत्र में अवेयरनेस फैलाते हैं कि भैया जो खेल कूद है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, आपको पता है फिट रहने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे किस दिन मनाया जाता है ये? तो 29 अगस्त को मनाया जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, ठीक है, याद रखना किस दिन मनाया जाएगा? 29 अगस्त को मनाया जाने वाला, ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है, 29 अगस्त को यहाँ पे मनाया जाने वाला है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। क्लियर पॉइंट यहाँ। चलिए बच्चे, अब 29 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा, ऐसा क्या है यहाँ पे उस दिन, ठीक है? तो मेजर ध्यानचंद जो है, ठीक है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है इस दिन, ठीक है, मेजर ध्यानचंद का इस दिन हम लोग बर्थडे मनाते हैं, याद रखना, ठीक है, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे। और ये 29 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक हम लोग मनाने वाले हैं क्या? नेशनल स्पोर्ट्स डे। जैसे हम लोग स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाते हैं ना, वैसे राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग स्पोर्ट्स डे मनाने वाले 29 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो सवाल ये आता है इस साल जो 2025 की थीम है वो क्या है? तो इस साल 2025 की थीम है एक घंटा खेल के मैदान में, ठीक है। थीम क्या है इस साल की? ठीक है, एक घंटा खेल के मैदान में, एक घंटा खेल के मैदान में। अब देखिए ये कौन बोल रहा है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया बोल रहे हैं, ठीक है। कौन बोल रहा है? मनसुख मांडविया साहब बोल रहे हैं ये, ठीक है, कि भाई एक घंटा रोज का तुम लोग कहाँ पे लगाओ? तो आप मैदान में लगाओ, पसीना बहाओ, देखो कैसे फिट हो जाते हो, ठीक है। इसके लिए एक मुहिम शुरू की गई थी 2023 में, ठीक है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2023 में एक मुहिम शुरू की गई थी, ठीक है, फिट इंडिया मिशन, ठीक है, फिट इंडिया मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। अब ये जो फिट इंडिया मिशन के तहत ही ये स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है कि भैया इंडिया को अगर फिट होना है तो जाहिर सी बात है एक घंटा रोज कहाँ पे लगाओ आप लोग? मैदान में लगाओ, पसीने बहाओ और फिर देखो किस तरीके से आप लोग हेल्थी हो जाते हो। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए, अच्छा ये जो फिट इंडिया मिशन है इसको अनाउंस कब किया गया था? ये भी बात है, मतलब लागू तो 2023 में किया गया था, याद रखना, इसको अनाउंस 2019 में किया गया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है अनाउंसमेंट का तो 2019 लिखेंगे और अप्लाई कब कर दिया गया था 2023 लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थीम क्या है? एक घंटा खेल के मैदान में, ये थीम रखा गया, मनसुख मांडविया स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये सारे सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है बच्चे। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है आपके लिए। Ayurveda Day will now be celebrated every year starting from 2025 on which day? अभी देखिए आयुर्वेदा दिवस मनाया जाने वाला है, इस साल अनाउंसमेंट हुआ है कि इस साल से हम लोग आयुर्वेदा दिवस किस दिन को मनाएंगे, ये आपका सवाल है। आयुर्वेदा दिवस अब 2025 से हर साल किस तारीख को मनाया जाएगा? आप देखिए आयुर्वेद का जो हमारे भारत में आयुर्वेद का चलन कितना ज्यादा। आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटियां, पौधों वगैरह से बीमारियों का इलाज करना, इसको हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि थे ना, पतंजलि, ठीक है, उनको हम लोग पतंजलि, ऋषि मुनि का नाम है भाई साहब, जो आज की डेट में ये पतंजलि ब्रांड है ना हमारे बाबा रामदेव का, ठीक है, वो आयुर्वेद के गुरु थे, पतंजलि उनका नाम था, ठीक है। उन्हीं का नाम पे इन्होंने सारे आयुर्वेद के ये दवाइयाँ ववाइयाँ बना के चिपकाना शुरू कर दिया, लोगों को बहुत महंगे बेचते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा है कि इस साल हर 23 सितंबर को, इस साल से हर साल 23 सितंबर को हम लोग क्या मनाने वाले हैं, ठीक है, आयुर्वेदा दिवस मनाने वाले हैं। क्या मनाने वाले हैं? आयुर्वेदा डे मनाने वाले हैं, ठीक है। तो सर क्या ये पहले नहीं मनाते थे हम लोग? ठीक है, तो मनाते थे बच्चे, लेकिन हम लोग क्या मनाते थे? धन्वंतरी दिवस के दिन मनाते थे। कब मनाते थे? धन्वंतरी दिवस के दिन मनाते थे, या जयंती के दिन मनाते थे, यानी कि धनतेरस, भारत में उसको हम लोग धनतेरस कहते हैं ना, दिवाली के पहले आता है धनतेरस, ठीक है, धनतेरस के दिन मनाते थे। लेकिन अब हम हर साल मनाएंगे 23 सितंबर को। तो सर ये डिसीजन क्यों लिया गया? ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि धनतेरस कभी
12 तारीख को पड़ता है, कभी 15 तारीख को पड़ेगा, कभी 28 को पड़ेगा, एक दिन तो है नहीं। तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, पूरी दुनिया को कैसे बताएंगे कि भैया आयुर्वेदा का एक महत्व है और इस दिन हम लोग आयुर्वेदा सेलिब्रेट करेंगे। पूरी दुनिया थोड़ी धनतेरस मना रही है, धनतेरस तो सिर्फ हम लोग मना रहे हैं। लेकिन 23 सितंबर हर किसी के लिए आएगी, याद रखना, 23 सितंबर हर किसी के लिए यहाँ पे आएगा ही आएगा, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे? चलिए, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेदा दिवस इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है हमारे लिए। ठीक है बच्चे, तो अब इंपॉर्टेंस को समझेंगे और यहाँ पे थीम देखेंगे क्या है आयुर्वेदा दिवस के। हम लोग यहाँ पे थीम देखेंगे क्या है, याद रखना। ठीक है, कि आयुर्वेदा फॉर, थीम क्या है यहाँ पे, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड एनवायरमेंट, पीपल एंड एनवायरमेंट। ठीक है, यानी कि जो आयुर्वेदा होगा ना, ठीक है, वो लोगों के लिए तो है ही है, ठीक है, और एनवायरमेंट के लिए भी। ये थीम आप लोग याद रखेंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? ठीक है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की जगह कई जगह पे आपको प्लैनेट भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एनवायरमेंट की जगह पे आप प्लैनेट भी मिल जाएगा। यानी कि आयुर्वेदा को ऐसे अपनाओ कि आपके बॉडी, आपके शरीर का तो खैर भला हो ही, और पूरी प्लैनेट का भला हो। क्लियर पॉइंट बच्चे? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, कि 23 सितंबर को हर साल आज यानी कि 2025 से हम लोग क्या मनाने वाले हैं, आयुर्वेदा दिवस मनाने वाले हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शंस में देख लेते हैं। 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, तो फोटोग्राफी डे मनाते हैं हम लोग। क्या मनाते हैं? फोटोग्राफी डे हम लोग मनाते हैं। ठीक है बच्चे, 26 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, 26 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने कल लेक्चर में बताया था, किसी इक्वालिटी की बात की थी मैंने, अगर मैं आपको हिंट दे रहा हूं तो। ठीक है, किसकी इक्वालिटी की बात की थी वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। और धनतेरस तो हम लोग मनाते ही थे। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों? ठीक है, 23 सितंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रिसेंटली साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट LOI with the World Food Program to supply which food item to ग्लोबल क्राइसिस जोन। यानी कि भारत ने हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ वैश्विक संकटग्रस्त क्षेत्रों में किस खाद्य पदार्थ की आपूर्ति हेतु एक आवश्यक पत्र यानी कि LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर ये LOI क्या है, यानी लेटर ऑफ इंटेंट क्या है। जब भी हम लोग लेटर ऑफ इंटेंट की बात करते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट की बात करते हैं, तो ये एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किस चीज का है कि हम लोग मिलकर साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है किस किस के बीच में? ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये एग्रीमेंट साइन क्या हुआ है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक, देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऐसी संस्था है जो दुनिया में भूखमरी खत्म करना चाहता है। ठीक है, क्या भूखमरी खत्म करना चाहता है, भूखमरी यानी कि हंगर खत्म करना चाहता है। और किस साल तक खत्म करना चाहता है? इसका टारगेट है 2030 तक। यानी कि जितने भी दुनिया में जैसे लड़ाई चल रहे हैं, ये पैलेस्टीन वगैरह देख लो, ये आपका गाजा पट्टी वगैरह पूरा देख लो, तो इस एरिया में क्या हो रहा है, या फिर यूक्रेन के एरिया में देख लो, युद्ध हो रहा है ना, वहां पे लोग क्या खाए बिना मर रहे हैं। तो उन सारे एरियाज में भी ये क्या खाना पहुंचाने का काम करता है ताकि भूखमरी ना आए। साथ ही इसने टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक हमको पूरी दुनिया से भूखमरी को खत्म करना है, यानी कि हंगर को खत्म करना है। ठीक है, तो इंडिया इसमें इसका साथ दे रहा है, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे साथ दे रहा है, तो इंडिया इसको क्या प्रोवाइड करेगा? फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेगा। क्या? फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करने वाला है इंडिया, यानी कि चावल प्रोवाइड करने वाला है फोर्टिफाइड। अब चावल तो ठीक है सर, लेकिन ये फोर्टिफाइड चावल क्या है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। तो ये क्या होता है ना, फोर्टिफाइड राइस वो चावल है जिसमें ना हम लोग मिनरल्स ऐड करते हैं। जैसे कि हम लोग चावल में ना विटामिन और डाल देंगे, प्रोटीन और डाल देंगे, फैट और डाल देंगे, गुड फैट और डाल देंगे। तो चावल को हम लोग तैयार करते हैं, अच्छी ब्रीड की चावल तैयार करते हैं, अच्छी नस्ल की चावल तैयार करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं। तो यही हम लोग किसको देने वाले हैं? ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने वाले हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्टिफाइड राइस। हम लोग क्या देने वाले हैं? फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है बच्चे, ठीक है, किस साल बनाया गया था? तो 1961 में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया को भूखमरी से हम लोग बचा सकें। ठीक है, और ये इसी क्षेत्र में काम करता है। और कौन है ये? ठीक है, यूनाइटेड
नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है यूएनओ का ही। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? Where will the 68th Commonwealth Parliamentary Conference CPC be held in 2025? ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 68th वाला 68th एडिशन है, कहां पे किया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है, ठीक है। देखिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस क्या है? ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ये क्या है? एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट कह लो, प्रोग्राम कह लो, कुछ भी कह लो, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करता है? इसमें कितने 180 से भी ज्यादा कंट्रीज, 180 प्लस कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये एक मीटिंग है। अब क्यों पार्टिसिपेट करती हैं? यहाँ पे आके वो डिस्कस करती हैं। क्या डिस्कस करती हैं? याद रख लेना, ठीक है, कि उनके यहाँ पे कौन कौन से कानून हैं और उन कानूनों को हम अपने यहाँ पे कैसे मनाएं। जैसे मान लो जितने भी देश हैं मीटिंग में बैठे हुए हैं और ये बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ लेबर लॉ ये है और लेबर लॉ में ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो जितने भी कंट्रीज के मेंबर्स होंगे वो बताएंगे कि हमारे यहाँ पे लेबर लॉ ऐसा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे ये कानून हमने अप्लाई किया है और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जितने भी देश के दूसरे देश के लोग होंगे उसमें से कानून को उठाएंगे और अपने यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। क्यों बनाया गया है? टू डिस्कस लॉज, यानी कि कानून को डिस्कस करने के लिए, पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए ये एक मीटिंग, पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए ये एक मीटिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक, मतलब करते हैं हर साल, ठीक है। तो इस साल वाली जो है वो 68th एडिशन है। कौन सी है? वो 68th एडिशन है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और भारत के लोग भी डेफिनेटली जाएंगे। तो भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा वहां पे? भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो ओम बिरला जी रिप्रेजेंट करेंगे। कौन? ओम बिरला जी रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ओम बिरला कौन है? ठीक है, तो स्पीकर है हमारे लोकसभा के। कौन? स्पीकर है हमारे लोकसभा के, याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आप लोग याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। और ये कॉन्फ्रेंस, सवाल है कहां पे हो रही है? तो ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है बच्चे, याद रखना, ठीक है, ब्रिजटाउन, ठीक है, ब्रिजटाउन बारबाडोस में होने वाली है ये। और कब से कब तक होने वाली है? 5 से लेकर के 5th से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में होने वाली है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे याद रखना। तो ये मीटिंग में मिलके सारे देश क्या करने वाले हैं, ठीक है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये आप लोग देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका ब्रिजटाउन बारबाडोस है। नाउ अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस वाज नॉट रिकमेंडेड फॉर एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति यानी 2 जजेस को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश की अनुशंसा नहीं की गई है? यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज बनाए जाते हैं ना, तो रिकमेंडेशन किया जाता है कि किसको बनाया जाए, ठीक है, किसको यहाँ पे बनाया जाए। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि इनमें से किसको नहीं बनाया जाने के लिए रिकमेंडेशन किया गया था? यानी कि 2 को तो रिकमेंड किया गया है, इसमें से कौन है जिसको रिकमेंड नहीं किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए, कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बात किसकी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है, बात किसकी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है, आगे बैठते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस जो अपॉइंटमेंट होगी ना, सुप्रीम कोर्ट की जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, वो कैसे होता है, ठीक है, वो कॉलेजियम सिस्टम के जरिए होता है, ठीक है। वो क्या होता है? कॉलेजियम, उसको क्या बोलते हैं? कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम 5 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें एक चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, जिसमें BR गवई है फिलहाल, तो ये होंगे BR गवई, ये होंगे, और 4 अदर जजेस होते हैं, 4 अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही। तो ये 5 मेंबर की एक बॉडी है कॉलेजियम सिस्टम। ये रिकमेंड करता है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि इन बंदों को अपॉइंट किया जाए, ठीक है।
तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो है इसने रिकमेंड किया है किसको, जस्टिस आलोक आराधे को और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिस बीवी नागरथा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सवाल क्या है, किसको रिकमेंड नहीं किया गया है, तो इन दोनों को रिकमेंड किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, या ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या मसला है। तो कॉलेजियम सिस्टम ही है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट नहीं करता, रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट के लिए। तो इसने क्या किया है, जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को अभी रिकमेंड किया है। तो कौन है जस्टिस आलोक आराधे, याद रखिएगा, तो जस्टिस आलोक आराधे अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। कहां के, मुंबई के। ठीक है, कहां के, मुंबई के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और मनुभाई पंचोली, ठीक है, कहां के, ठीक है, पटना, याद रखना, ठीक है, पटना हाई कोर्ट के जज हैं, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो अब ये दोनों क्या होंगे, बनाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाएंगे, इन दोनों का नाम अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजेस कितने हो सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट है, ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, जब ये दोनों का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। क्यों होगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो सैंक्शन जो जजेस की संख्या है, सैंक्शनड जजेस की संख्या है वो कितनी है, 34 की है, 34 की है, यानी 34। लेकिन 2 वैकेंसीज अभी भी खाली है, यानी प्रेजेंट में कितने हैं, 32 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये 2 लोगों जो आलोक आराधे हो गए और विपुल एम मनुभाई पंचोली जब आ जाएंगे, तो पहली बार ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होने चाहिए थे और 34 हैं, यानी कि जो सैंक्शनड जजेस की संख्या है उतनी कंप्लीट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अपने फुल स्ट्रेंथ पे पहली बार आने वाला है, ये बात आप लोग याद रखेगा। क्लियर है पॉइंट, तो ये नाम याद रखेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये संविधान के किसी आर्टिकल में भी तो लिखा होगा ना। तो बच्चे ये कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, ये जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इसका लीगल फ्रेमवर्क जरूर दे रखा है, वो आर्टिकल मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, आर्टिकल जो है आपका 124 का सब क्लॉज 2 और 127 आर्टिकल, ये जो 124 सब क्लॉज 2 है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है, और आर्टिकल 127 जो है हाई कोर्ट के जजेस के लिए आपको दिखाई देने वाला है। क्लियर बच्चे यहाँ पे, तो ये आपका सवाल था। और जस्टिस आलोक आराधे और विपुल मनुभाई पंचोली को अपॉइंट किया जाने वाला है। आगे देखते हैं, विच फ्रेंचाइजी डिड आर अश्विन लास्ट रिप्रेजेंट इन द आईपीएल। अब देखिए अश्विन कुमार यहाँ पे क्या रिटायरमेंट ले रहे हैं, है ना। अब रिटायरमेंट ले रहे हैं तो करंट अफेयर में अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट से सबसे पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं, याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि 2024 में ही रिटायरमेंट ले चुके थे। ठीक है, रिटायरमेंट ले चुके थे। ठीक है, किससे रिटायरमेंट ले चुके थे, फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से ये क्या रिटायरमेंट ले चुके थे, याद रखना पहली बात तो ये। क्लियर है पॉइंट, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके 2024 में ही। इस साल अभी इन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, रिटायरमेंट फ्रॉम आईपीएल। ठीक है, आईपीएल हो रहा है ना हमारे यहाँ पे, इस आईपीएल से इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इन्होंने मैचेस कितने खेले हैं, रन कितने मारे हैं, और यहाँ पे इनके विकेट कितने लिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना इन्होंने टोटल आईपीएल में मैचेस खेले हैं 221। ठीक है, 221 मैचेस खेले हैं इन्होंने, याद रखेगा। क्लियर पॉइंट, और 187 विकेट लिए हैं। विकेट कितने लिए हैं इन्होंने, 187 लिए हैं, 187 लिए हैं, और 833 रन मारे हैं इन्होंने। ये आईपीएल की बात कर रहा हूं। ठीक है, 833 रन मारे हैं इन्होंने, क्योंकि आईपीएल से ही इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, ये पॉइंट याद रखना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको पता होनी चाहिए कि एक लॉ है हमारे बीसीसीआई का। ठीक है, बीसीसीआई इंडिया का जो क्रिकेट का हेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहते हैं। तो बीसीसीआई ने एक लॉ बना कर रखा है कि जो इंडिया में आईपीएल खेल रहा है वो किसी फॉरेन देश का आईपीएल नहीं खेल सकता। तो अब सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी अब आईपीएल खेल सकता है फॉरेन का। जैसे इंडिया में होता है ना इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे बहुत सारी कंट्रीज का प्रीमियर लीग होता है, कैनेडियन प्रीमियर लीग हो गया। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो अब आर अश्विन वहां पे खेल सकते हैं, ये तब तक नहीं खेल सकते थे जब तक ये आईपीएल में खेल रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे, तो इन्होंने अभी अनाउंसमेंट लिया है। अब देखिए बीसीसीआई की हम बात कर ही लेते हैं, अब जुबान से निकला है तो। ठीक है, तो बीसीसीआई भारत में, ठीक है, बीसीसीआई इंडिया के अंदर में पूरी क्रिकेट का जो एक हेड ऑर्गेनाइजेशन है
वो है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, और ये हमारी आज़ादी के पहले ही इसको बना दिया गया था 1928 में। अच्छा, ये तो इंडिया का था। इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी है, ठीक है, इसको 1909 में बनाया गया था, और ये 1928 में जब बीसीसीआई बना था तो 1929 में ये आईसीसी का मेंबर बन गया था। समझ में आया? यानी कि 1909 में आईसीसी बना था, इंटरनेशनल लेवल वाला क्रिकेट काउंसिल, और बीसीसीआई भारत वाला 1928 में बना था, और 1929 में ये आईसीसी के अंडर में आ गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 2024। अब देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, ठीक है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो एक गवर्नमेंट के अंडर में आता है, याद रखेगा। क्योंकि देख, पोस्ट ऑफिस किसके अंडर में है? गवर्नमेंट के अंडर में है। तो पोस्ट ऑफिस का ही ये एक बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने भाई पिछले साल में 60% से लेकर के, ठीक है, 70% तक का प्रॉफिट जनरेट किया है इस एक साल में, जो एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। तो इसने अभी कितना प्रॉफिट जनरेट किया है? 134 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया है 2025 वाले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है बच्चे। चलिए, तो सर ये क्या है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? तो देखिए, गवर्नमेंट चाहती थी कि वो बैंकिंग सेक्टर में घुसे, तो उसके पास इकलौता एक बढ़िया साधन क्या था? पोस्ट ऑफिस है ना, जिसमें लोग तो पहले से ही पैसा जमा कर रहे हैं, लोग पहले से ही खाता खुलवाते हैं, तो क्यों ना उसे ही पोस्ट पेमेंट बैंक में बदल दिया जाए, ठीक है। तो 2018 में यहाँ पे क्या किया गया, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया गया था। अब सवाल ये आता है, सर ये तो पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक क्या होता है? क्या ये दूसरे बैंकों से अलग होते हैं? तो बिल्कुल अलग होते हैं। दूसरे बैंकों में आप पैसा जमा भी करते हो, पैसा लोन के तौर पे भी लेते हो, यानी आपका पैसा जमा भी होता है और आप लोन भी ले सकते हो। लेकिन पेमेंट बैंक में आप सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट करते हो, ठीक है। क्या करते हो? ओनली डिपॉजिट करते हो, ठीक है। और ये छोटे यूजर्स के लिए होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट होगी आपकी वो 2 लाख की होगी, यानी 2 लाख तक का आप क्या करोगे? डिपॉजिट कर सकते हो पेमेंट बैंक में। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसमें आप 2 लाख से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों को लोन की फैसिलिटी नहीं देता है, लोन फैसिलिटी नहीं देता है, ठीक है। इसी वजह से क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक तरीके का लोन ही तो होता है कि खर्चा कर लो, बाद में आपको पैसा देंगे, तो ये भी फैसिलिटी नहीं देता है। हाँ, एटीएम कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है, क्योंकि आपका पैसा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो ना भाई साहब, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, तो आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का न्यूज था जो मैं आपको बता चुका हूं, और ये इसमें 100% गवर्नमेंट का शेयर है, ठीक है। 100% गवर्नमेंट का शेयर है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चे। चलिए, अच्छा, ये जो 2 लाख की लिमिट है ना, पहले 1 लाख की हुआ करती थी, पहले 1 लाख की हुआ करती थी, और अब ये 2 लाख की बढ़ा दी गई है हमारे सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा, ठीक है। चलिए, who has been approved by the parliament as the new prime minister of, ठीक है, लिथुआनिया जो एक देश है, वहां का प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ये आपका सवाल है, ठीक है। देखिए, अप्रूव किया गया, अभी अपॉइंट नहीं किया गया। अपॉइंटमेंट होगी इनके 15 दिन बाद। अभी इनका इलेक्शन जीत चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अभी राष्ट्रपति इनके सिग्नेचर करेंगे तभी अपॉइंट होंगे। अभी क्या हुआ है? अप्रूव हुई है, ठीक है। तो इनका नाम आपको बताना है, सितिवेनी रुबेका, ठीक है, सितिवेनी रुबेका, इंगा रुगिनियन, और मसूद पेजेस्कियन, और मंशेश सोगावरे। अजीब से नाम होते हैं इनके भाई, ठीक है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चे, ठीक है, देख रहे हैं खूबसूरत नारी जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यही बनी है प्रधानमंत्री, ठीक है। हमारे देश में पता नहीं कब ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगी। न्यूज़ देखने का मन भी करे, पार्लियामेंट में सेशन अटेंड करने का मन करे, ऑनलाइन मैं थोड़ी कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, जो भी है, तो इनका नाम क्या है भाई साहब? ठीक है, याद रखना, इंगा रिजुनीन, ठीक है, इंगा रुजिनिन इनका नाम है। ये बनी है प्रधानमंत्री लिथुआना की, ठीक है, लिथुआना की, LITHUANA, लिथुआना की ये क्या बनी है? PM बनी है, याद रखना। 15 दिन बाद इसकी अपॉइंटमेंट है, 15 दिन बाद इनकी अपॉइंटमेंट है। इसके बारे में ज़्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जब छोटी छोटी कंट्रीज होती है ना, उनके पास नाम और अपॉइंटमेंट पढ़ लो, क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट में सब कुछ पूछ लिया जाता है, बस इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। याद है, सितिवेनी रुबेका जो है, सितिवेनी रुबेका जो है, ये कहाँ के हैं प्रेसिडेंट? सितिवेनी रुबेका के प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? सितिवेनी साहब कहाँ के हैं?
याद रखेगा फिजी के, कहाँ के, फिजी के, जो अभी रिसेंटली इंडिया में विजिट किया था इन्होंने, ये वही हैं फिजी साहब, ठीक है, फिजी के सितिवेनी रुबेका साहब जिन्होंने इंडिया में अभी विजिट किया था। तीसरा नंबर पे मसूद पेजेश्कियान, ठीक है, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, ठीक है, ये बात याद रखना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मसूद पेजेश्कियान की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मनासे सोगावरे की बात कर रहे हैं, ये सोनोवाल एक आइलैंड है, सोनोवाल एक आइलैंड है, ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट पीएम है। सोनोवाल एक क्या है, आइलैंड है, सोनोवाल एक आइलैंड है, वहां के पीएम है, ये बात याद रखिएगा, छोटा सा ही आइलैंड है, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात होती है, तो जब तक बहुत बड़ा नेशन या बहुत बड़ा चर्चित चेहरा ना हो तब तक इतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको क्या याद रखेंगे, लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे अप्रूव किया गया है, तो इंगा रुजियानी को अपॉइंट किया गया, अप्रूव किया गया है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज होस्टिंग द फीडे वर्ल्ड कप 2025। फीडे जो है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे चेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फीडे किसकी तरफ से, चेस के लिए, ठीक है, फीडे किसकी तरफ से, जैसे आईसीसी क्रिकेट के लिए, फीडे किसके लिए है, चेस के लिए है, ठीक है। तो अभी जो फीडे का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, कहां पे होने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चे ये होने वाला है गोवा के अंदर में, ये होने वाला है गोवा के अंदर में, याद रखेगा इस बात को। क्लियर है पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब कब से होने वाला है, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होने वाला है, गोवा के अंदर में होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। एक बहुत बड़ी बात है हमारे गोवा के लिए, ठीक है। और एक और चीज, ये 2002 में हुआ था लास्ट टाइम, याद रखना, ये लास्ट टाइम 2002 में हुआ था भारत के अंदर में, ठीक है, लास्ट टाइम 2002 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो 23 साल बाद भारत को यहाँ पे क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड कप है तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग प्लेयर्स होंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे वो कितने होने वाले हैं, यहाँ पे याद रखना 206 होने वाले हैं। और जो जीतेगा यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, जो टॉप पे रहेगा, जो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, उसको यहाँ पे $2 मिलियन मिलेगा, बाप रे, ठीक है, कितना होता है, ठीक है। जो प्राइज है वो कितना होगा, 2 मिलियन, ठीक है, $2 मिलियन का यहाँ पे प्राइज आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो टॉप 3 खिलाड़ी होंगे, टॉप 3 खिलाड़ी, ठीक है, वो आगे इससे भी बड़ा जो इवेंट होता है, वर्ल्ड कप से बड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो याद रखना गोवा होस्ट करने जा रहा है फीडे वर्ल्ड कप 2025 30 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच में, ठीक है बच्चे। अब ये चारों के चारों शहर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोग भी कुछ ना कुछ इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं 2025 के अंदर में ही, ठीक है बच्चे। तो देख लेते हैं इनके बारे में भी क्या है ये, ठीक है। गोवा का तो आपको बता चुका हूं। गुजरात में अभी चैंपियनशिप चल रही है ना, वेट लिफ्टिंग वाली, ठीक है। गुजरात में क्या वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रही है, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग, ठीक है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग का मैच चल रहा है, ठीक है, चैंपियनशिप चल रही है अहमदाबाद के अंदर में। बिहार में क्या चल रहा है भाई, बिहार के राजगीर में क्या चल रहा है, बिहार के राजगीर में क्या चल रहा है, गिर में क्या चल रहा है, ठीक है, हीरो एशिया कप चल रहा है हॉकी का, ठीक है, हीरो एशिया कप चल रहा है हॉकी का, ठीक है, याद रखना एशिया कप हॉकी का चल रहा है, ठीक है। और दिल्ली क्या होस्ट करने वाला है, अभी दिल्ली का हुआ नहीं है, दिल्ली का अभी आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, क्या, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, क्या, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स को होस्ट करने जा रहा है, ठीक है, याद करना, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स का मतलब क्या होता है, जो अपंग लोग होते हैं ना उनका भी गेम होता है, आंखों से देख नहीं सकते, पैर टूटे हुए हैं, व्हील चेयर पे रेस कर रहे हैं, इस तरीके के गेम को हम लोग पैरा एथलेटिक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। मीराबाई चानू वॉन गोल्ड इन विच वेट कैटेगरी एट द 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ठीक है। देखिए मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है, मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है, तो किस कैटेगरी में जीता है ये आपको बताना है। अब कैटेगरी का क्या मतलब होता है, जब आप लोग वेट लिफ्टिंग करोगे ना तो भाई बॉडी के वेट के हिसाब से कैटेगरी बनाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है कि भाई कहीं एक बंदा ऐसा जो 100 किलो का है, उसमें इतना दमदार है,
6 फीट का है वो तो यूं उठा लेगा वो वेट को, ठीक है, लेकिन वहीं पे एक 50 किलो का बंदा है कैसे उठाएगा? तो दोनों का कंपटीशन जो है वो गलत होगा अगर करा दिया जाए तो यहाँ पे एक कैटेगरी बनाई गई है कि इस कैटेगरी में इसी वजन के लोग होंगे, कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, और कहां पे जीता है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में। कहां पे जीता है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग, ठीक है, में जीता है, वेट लिफ्टिंग में जीता है, याद रखना। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में यहाँ पे इन्होंने जीता है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है, ठीक है, अहमदाबाद में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जीता है, याद रखना। तो ये किस कैटेगरी में जीता है इन्होंने, यानी किस वजन वाली कैटेगरी में जीता है? तो इन्होंने 48 केजी की जो कैटेगरी है, यानी मीराबाई चानू 48 केजी के नीचे की वजन की हैं, इसलिए ये 48 केजी के वजन वाले कैटेगरी में खेल सकती हैं। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कैसे जीता है, कितने पॉइंट से चढ़ा, इसको हम लोग बार ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी गोल्ड मेडल जीता जाता है ना, गोल्ड मेडल का बोल रहे, जब भी आपका वेट का जो होगा कंपटीशन होगा तो दो तरीके से होता है, याद रख लेना। एक होता है स्नैच, यानी कि इन्होंने 193 पॉइंट्स लिए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कितने 193 पॉइंट्स लिए हुए हैं किन्होंने, मीराबाई चानू ने। पहले ये आप ध्यान में रखेंगे, कितने 193 पॉइंट इन्होंने लिए हुए, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए अब देखते हैं 193 कैसे आए हैं। एक स्नैच होता है, मैच स्नैच, ठीक है, उसमें इनको 84 पॉइंट मिले हैं, ठीक है। और एक होता है, ठीक है, मतलब हम लोग, एक होता है आपका उठाते हैं, और आपने देखा होगा कि जो वेट लिफ्टिंग की जाती है, एक होता है एकदम से ऐसे उठा लिया जाता है ना, एकदम से ऐसे उठा लिया जाएगा, यानी कि बिना किसी ब्रेक लगाए, बिना किसी स्टेप वाइज किए इसको उठा लिया जाएगा। वो आपका क्या कहलाता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नैच बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्नैच बोलते हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने 84 पॉइंट्स लिए हैं। दूसरा एक आता है क्लीन एंड जर्क, क्लीन एंड जर्क, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? जब वजन उठाया जाएगा ना, आपने देखना, वजन ऐसे उठाया जाता है और एक बार ऐसे किया जाता है, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लिया जाता है, फिर ऐसे ऐसे किया जाता है। इसको बोलते हैं क्लीन एंड जर्क, ठीक है। इसमें क्लीन एंड जर्क, इसमें इनको 109 पॉइंट्स मिले हैं, 109 पॉइंट मिले हैं। तो दोनों को मिला करके इनके 193 पॉइंट्स आए हैं, और 193 पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा थे अभी, इसलिए इनको गोल्ड मेडल यहां पे दिया गया है। मीराबाई चानू, ये 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक था ना, टोक्यो ओलंपिक था, तो उसमें इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है, सिल्वर मेडल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है, 48 केजी वेट कैटेगरी में जीता है, और 193 पॉइंट्स हैं इनके, स्नैच में 84 और क्लीन एंड जर्क में 109 पॉइंट इकट्ठे किए इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच व्हीकल वॉज फ्लैग ऑफ एज सुजुकीज फर्स्ट मेड इन इंडिया ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। चलिए, ये क्या कह रहा है कि जो सुजुकी है उसने इंडिया में पहली बार, ठीक है, प्रोडक्शन करने की कोशिश किया है। मेड इन इंडिया है, याद रखना है, यानी सुजुकी कंपनी तो बाहर की है लेकिन इंडिया में बनाएगी, इसलिए मेड इन इंडिया, ठीक है। मेड इन इंडिया क्या बनाएगी? बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो आज की डेट में ई रिक्शा वगैरह चलते हैं ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। तो क्या सर पहले नहीं चलते थे? चलते थे ना, लेकिन सुजुकी पहली बार बना रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है सुजुकी किस राज्य में बना रहा है, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि गुजरात में बना रहा है, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, तो सुजुकी है, ठीक है, सुजुकी पहली बार, ठीक है, पहली बार भारत में, पहली बार भारत में, ठीक है, पहली बार भारत के अंदर में क्या बना रहा है? भारत के अंदर में क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, याद रखना, ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, पहली बार भारत के अंदर में, और गुजरात में बनाने वाला है। अब ये देखते हैं कि सर ये इसमें ऐसा, तो जो व्हीकल बनाएगा ना बच्चे, पहले तो ये देख लो उसका नाम क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका नाम है ई वितारा, यानी सुजुकी भारत के अंदर में क्या बनाने वाला है? इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाला है। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या रहने वाला है? ई वितारा, ठीक है, ई वितारा इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नाम रहने वाला है। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ई रिक्शा है क्या? नहीं भाई, ये कार है। क्या है ये एक कार है, जो कार बनाई जाएगी, बैटरी से चलेगी, ठीक है। अब एक हाइब्रिड इलेक्ट्रोड भी बनाए जाएंगे यहाँ पे, हाइब्रिड इलेक्ट्रोड इस कार में क्या होगा? हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड क्या होगा? बैटरी होगी, ठीक है, बैटरी होगी, उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड होगा,
वो हाइब्रिड का बनाया जाएगा। अब इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखती है, तभी तो हम उस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं जब लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे ये जो ई वितारा होगा इसमें बैटरी यूज की जाएगी, उसमें जो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है, वो हाइब्रिड क्वालिटी का होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस तरीके से इकट्ठी करेंगे। आप देखो ना, इतनी बड़ी कार चलने वाली है बैटरी के सहारे यार, इतनी बड़ी कार बिना किसी फ्यूल के चलने वाली है बैटरी के सहारे, तो डेफिनेटली वो हाई वोल्टेज का होना ही चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो याद रखना ये पॉइंट कि यहाँ पे बनाया जा रहा है, और कौन यहाँ पे फ्लैग्स ऑफ कर रहा है, किसने यहाँ पे हरी झंडी दिखाई है, तो नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। क्या नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। और ये जो कार होगी ना बच्चे, वो एसयूवी होगी, ये देखो कितनी बड़ी कार दिखाई दे रही है, एसयूवी होगी, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना है। क्लियर पॉइंट बच्चे? तो दो तीन पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना है। और ये हम लोग बार बार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों कर रहे हैं कि हमारा एक टारगेट है कि हम लोग ना भैया 2030 तक, ठीक है, 50% व्हीकल जो है ना, ठीक है, वो क्या कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला कर लेंगे, इलेक्ट्रिक वाला कर लेंगे भारत के अंदर में, ये हमारा टारगेट है। और तकरीबन 500 मेगावाट ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। और ग्रीन एनर्जी तभी होगी ना भाई साहब जब हम लोग पॉल्यूशन कम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें, बैटरी वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम करेंगे, तो हमको दूसरे मेथड से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो यही वजह है कि हम लोग ये इलेक्ट्रिक जो हम लोग ई रिक्शा, ई व्हीकल, ई कार, ठीक है, ई विस्तारा जो बना रहे हैं, ये सब हम लोग इसी पहल के तहत कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को क्या बोला था कि भैया हमारा टारगेट था 2030 का, लेकिन हमने 2025 में ही 50% वाला टारगेट पूरा कर लिया है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बच्चों सेशन समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, और इसी तरीके से रोज डेली हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है, सेम टाइम पे आप लोगों को ये लेक्चर मिल जाएगा। आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते चलें। चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।